है। तो अगले साल दो बड़े राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार या गठबंधन के साथ सरकार में आना चाहती है। एक तो बंगाल है जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और चाहती है कि वो सत्ता में आए ममता बनर्जी को हटाकर। इसके अलावा दक्षिण का एक राज्य जहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता है। देखिए, अगर दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। आंध्र प्रदेश में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार में है। अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने फोकस कर दिया है क्योंकि जिस तरीके से स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके लगातार हिंदू विरोधी बयान देती रही, हिंदुत्व विरोधी बयान देते रहे, स्टालिन के बेटे और कई उनके बड़े नेताओं ने जिस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा, जिस तरीके से दक्षिण बनाम उत्तर की में भेद करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की उत्तर भारत दक्षिण भारत के साथ भेदभाव करता है और हिंदी जबरदस्ती हम पर थोपी जा रही है, भाषा विवाद को लेके, शिक्षा पॉलिसियों को लेकर जिस तरीके से लगातार स्टालिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे, तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि तमिलनाडु में अब समय आ गया है कि हमें एक वहाँ पर स्टालिन को हटाकर एआईडीएम के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर वहाँ पर बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दी थी। पहले भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर एआईडीएम के साथ गठबंधन रहा था। हालांकि बाद में जब वहाँ पर जो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनने जिस तरह के एआईडीएम के नेताओं पर हमला बोला, उन्हें सटोरियों की पार्टी बोला, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और जिस तरीके से द्रविड़ आंदोलन के नेता रहे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे अन्ना दुरई के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने आक्रामक रुख अख्तियार किया था, उसके बाद यह तय था कि एआईडीएमके और भाजपा का गठबंधन बहुत लंबे समय तक वहाँ नहीं चलेगा और वही हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन टूटा, एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दोनों को वहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली और एआईडीएमके के लिए ये हार ज़्यादा बुरी थी क्योंकि 7 सीटों पर लोकसभा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो एआईडीएमके जो 2011 से लेके 2021 तक जिसने तमिलनाडु पर शासन किया था, 10 साल लगातार जयललिता के नेतृत्व में शासन किया था। हालांकि 2016 में जयललिता की दूसरे लगातार सत्ता में आने के बाद निधन हो जाता है। उसके बाद पलानीस्वामी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, पन्नीर सेल्वम एक अलग मुख्यमंत्री जयललिता की बीमारी के समय बनते हैं। बाद में दोनों में डिस्प्यूट होता है, पार्टी टूटती है और उसके बाद जयललिता का जो वहाँ पर एक बड़ा कैडर बेस था जो वह डीएमके की तरफ शिफ्ट हो जाता है और डीएमके प्रचंड बहुमत के साथ 2021 में सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके के गठबंधन सिर्फ 66 सीट पर सिमट कर रह जाता है। तो अब वहाँ पर स्टालिन एक मजबूत ताकत बन चुके हैं। जयललिता का अभाव है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो वहाँ अपने पैर जमा लेगी। जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अन्नामलाई ने एन मन एन मक्कल नाम से प्रदेश भर में अपनी पदयात्रा का शुरुआत की थी और यह संदेश देने की कोशिश की थी कि डीएमके को कोई हरा सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और अब तमिलनाडु को राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से चलने का वक्त आ गया है। द्रविड़ राजनीति में जो सिर्फ हमेशा से एआईडीएमके और डीएमके के बीच में तमिलनाडु की सत्ता बढ़ती रही है, वहाँ अब तमिलनाडु के लोगों को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में भी देखना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी को देखना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई विकल्प तमिलनाडु की जनता के पास नहीं है। हालांकि इसके लिए अन्नामलाई ने बहुत मेहनत की, जमीनी स्तर पर संगठन उन्होंने बहुत मजबूत किया, जिसका फायदा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 11% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अपना बना लिया, जो कांग्रेस के 10% से ज़्यादा वोट बैंक तमिलनाडु में बन गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 11% का हमारा वोट बैंक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम वहाँ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो अब आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में इसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फ़ायदा तब मिलेगा जब गठबंधन में हमारे साथ एआईडीएमके हो। और अभी 20 दिन पहले जब एआईडीएमके के प्रमुख पलानीस्वामी दिल्ली आए थे, उनके अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, तभी ये लगभग तय हो गया था कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन बनने जा रहा है। फिर अमित शाह जब अभी 10 दिन पहले तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, उन्होंने वहाँ इस बात की घोषणा की पत्रकार वार्ता में कि अगला 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके मिलकर चुनाव लड़ेगी और पलानीस्वामी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये भी ठीक था, लेकिन प्रश्न ये उठ रहा था कि क्या
जब पलानी स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्या के रूप में घोषित कर दिया गया है, AIADMK के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो अन्नामलाई क्या करेंगे? क्योंकि ये तय है कि पलानी स्वामी ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि AIADMK तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएगी जब तक अन्नामलाई वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये समझौता हो गया था कि अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और नया अध्यक्ष लेकर आएगा। और फिर AIADMK से भारतीय जनता पार्टी में आए नयनार नागेंद्रन को भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अन्नामलाई का भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या 2026 के विधानसभा चुनाव तक वहाँ संगठन के लिए काम करते रहेंगे? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। अन्नामलाई जिस तरह की राजनीति करते हैं, ऐसे स्थिति में वहाँ किसी नए प्रदेश अध्यक्ष के अंदर काम करेंगे, इसकी संभावना कम है। अमित शाह उन्हें दिल्ली ला सकते हैं। अब दिल्ली में किस भूमिका आएंगे? मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का तेजस्वी सूर्या की जगह अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और युवाओं को संगठित करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन्हें राष्ट्रीय टीम में महासचिव के रूप में लिया जा सकता है और किसी प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, या किसी अन्य विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई को इस्तेमाल करेगी। ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यह तय था कि वह अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी और AIADMK का गठबंधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या यह सत्ता में वापसी की संभावना बन सकती है? देखिए, AIADMK बहुत कमज़ोर स्थिति में चला गया है। वहाँ जिस तरीके से टूट हो चुकी है, जयललिता के जो भतीजा TT दिनकरन ने, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। शशिकला के जो भतीजे, उन्होंने TT दिनकरन ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। पलानी स्वामी और पनीर सेल्वम में जिस तरीके से अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, वह स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है। और जिस तरीके से DMK खुलकर द्रविड़ की राजनीति कर रही है, खुलकर दक्षिण बनाम उत्तर भारत की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से वो कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदी हम पर थोपने की कोशिश कर रही है और तमिल भाषा को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो तमिल अस्तित्व की बात, तमिल अस्मिता की बात जिस तरीके से वहाँ लोकल पर उठा रहे हैं DMK, उसका जवाब AIADMK को देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि AIADMK भी वहाँ की लोकल राजनीति करती है। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी जो पूरे उत्तर भारत और पूरे देश की राजनीति करती है और तमिलनाडु में अपने स्तर की राजनीति करना चाह रही है, ऐसे में AIADMK उसके साथ कितना जुड़कर रह पाएगा, ये देखना मुश्किल होगा। हालांकि AIADMK ने अभी बयान दे दिया है कि सरकार आने पर, सरकार अगर बनती है हमारी, तो हम ही सरकार में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। यह एक बड़ा आश्चर्यचकित बयान था पलानी स्वामी का, क्योंकि अभी अमित शाह जब तमिलनाडु गए थे और जब उन्होंने कहा था कि हम AIADMK के साथ मिलकर लड़ेंगे, पलानी स्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में शामिल होगी, तो ये बयान देना, क्या पलानी स्वामी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक गठबंधन में रहेंगे? क्या वह ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन बना है वह सिर्फ विधानसभा चुनाव तक बना है, चुनाव के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमें किसी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम खुद सरकार बना लेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी को सीटें कितने देती है निर्भर करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे छोटे सहयोगी दल भी उसमें शामिल है, उनके लिए सीटों का कितना कॉम्प्रोमाइज़ AIADMK करती है, यह देखने वाली बात होगी। 243 विधानसभा सीटों पर AIADMK ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी, जिससे उसकी कोशिश होगी कि वह ज़्यादा सीटें जीते और उससे गठबंधन पर, भारतीय जनता पार्टी पर रहने की निर्भरता कम हो सके। फिलहाल यह गठबंधन बना हुआ है और यह गठबंधन दोनों की मजबूरी है, क्योंकि दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी और AIADMK ने भी अलग अलग चुनाव लड़कर यह देख लिया है कि दोनों का नुकसान होता है। हालांकि 2019 का अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन उसके बाद भी दोनों को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। 39 में से 38 सीटें DMK के नेतृत्व में जो गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उन्होंने जीत लिया था। 2024 में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी और AIADMK ने लड़कर देख लिया, उसमें भी उनको नुकसान हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि तमिलनाडु में उसकी राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो उत्तर भारत की राजनीति करती है, वो हिंदी की राजनीति करती है, और हिंदी का जो बैर तमिलनाडु की जनता के अंदर बरसों से बसा हुआ है, उसे इतने जल्दी नहीं निकाला जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी इस साल बिहार में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। वहाँ पर सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। चुनाव के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी, और 2026 में भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने में, एक में सत्ता बनाने के लिए लड़ने वाली है और एक बार सत्ता में मजबूत स्थिति में आने के लिए एक तगड़ी चुनौती पेश करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। वह राज्य तमिलनाडु, और जहाँ सत्ता में आने की कोशिश करेगी वो बंगाल है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद साथ केरल में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा
उपस्थिति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व की बात करके, ब्राह्मणों को इकट्ठा करके, सनातन धर्म को अनुयायियों को इकट्ठा करके तमिलनाडु में एक अपना वर्ग बनाना चाहती है। उन्हें लगता है कि अगर लगातार हिंदुत्व की बात करेंगे, लगातार सनातन धर्म की बात करेंगे, लगातार इन्हें बताएंगे कि किस तरीके से डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और किस तरह वो दक्षिण बनाम उत्तर के बीच एक खाई चौड़ी कर रहा है, विभाजन की रेखा को बड़ी कर रहा है। अगर यह तमिलनाडु की जनता को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सनातन धर्म के जो अनुयायी और सनातन के धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका एक अच्छी स्थिति होगी, तो मुझे लग रहा है कि उसका असर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रूप से तमिलनाडु के अंदर प्रचार अभियान अभी से शुरू कर रही है। अमित शाह का दौरा शुरू हो गया है, संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है और इस बात की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है इसी महीने में, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण और खासतौर से तमिलनाडु से आने वाले किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जिसका फायदा तमिलनाडु के चुनाव में हो। तो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम तमिलनाडु में हमने अपनी जड़ी जमानी शुरू कर दी है, हमारे फुटप्रिंट वहाँ पर उपस्थित दर्ज होने लगे हैं। और जिस तरीके से अन्ना मदन ने जमीनी स्तर पर काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दौरा किया, केंद्रीय नेता केंद्रीय मंत्री लगातार केंद्र की योजनाओं को लेकर जिस तरीके से तमिलनाडु में दौरा कर रहे हैं, कृषि मंत्री तमिलनाडु के कृषकों से बात कर रहे हैं और बाकी तमाम मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरीके से तमिलनाडु में दी जा रही है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है 2026 में। हालांकि सरकार बन सकती है, इसकी संभावना मुझे फिलहाल कम नजर आती है क्योंकि एआईडीएमके बहुत कमजोर स्थिति में है और वह डीएमके को अभी कोई चुनौती दे सके इसकी संभावना कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एआईडीएमके से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एआईडीएमके का जो वोट डीएमके में शिफ्ट हो गया है, उस वोट बैंक को हम कैसे अपने पास लेकर आए। 11% का आधार एक स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में खड़ा कर लिया है और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से थोड़ा और मेहनत करती है, लगातार संगठन काम करता है, संघ जमीनी स्तर पर बहुत तमिलनाडु में काम कर रहा है, राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवक तमिलनाडु में बहुत काम कर रहे हैं और अगर यह काम लगातार जमीनी स्तर पर रहा, तमिलनाडु की जनता उसे स्वीकार करती है, भारतीय जनता पार्टी की उसकी प्रेजेंस बनती है, तो 5 से 6% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बढ़ा सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 से 6% का वोट बैंक अपना अगर बढ़ा लिया तो 16 से 17% का वोट बैंक अगर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कर लेती है तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और निश्चित रूप से यह द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाले तमिलनाडु में डीएमके के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि कांग्रेस वहाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी है। डीएमके का जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो सनातन पर जो हमला है, एक बड़ा वर्ग उसे पसंद नहीं कर रहा है। तो अगर लोगों को अल्टरनेटिव देखना होगा तो कौन होगा, क्योंकि एआईडीएमके जयललिता के बाद लगभग कमज़ोर हो चुकी है, पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहे, पार्टी अलग अलग हो चुकी है, तो लोग एक अलग अल्टरनेटिव की ओर देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी तमिलनाडु की जनता ये देख रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्र रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी बार बार बोल रहे और कह रहे हैं कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में बनेगी तो तमिलनाडु के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा। वहाँ पर गरीबी कम करने के लिए, किसानों को लेकर और नए औद्योगिक डेवलपमेंट के विकास की योजना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं वहाँ लागू करूँगा। तो मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से एक देख रही है, एक गंभीर चुनौती मानकर चल रही है और तमिलनाडु की जनता का धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर प्रचार कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसका फायदा 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएफ गठबंधन को होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति बना सकती है। हालांकि 2026 में सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाए, फिलहाल इसकी संभावना कम है, लेकिन विपक्ष में एक मजबूत दावेदार बनकर, जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को साफ कर एक विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है और अब सरकार बनाने की स्थिति में बंगाल में पहुंच गई है। तो वैसे ही तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं, लेकिन सरकार को तगड़ी चुनौती देने और विपक्ष की मजबूत दावेदार बनकर उभर जाएगी।
फिर उसके बाद जब 5 साल बाद जब चुनाव होंगे 2030 में अगले विधानसभा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि दक्षिण में इस समय भारतीय जनता पार्टी की नज़र में सबसे जो राज्य नज़र में है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना मजबूत बनाना है वह तमिलनाडु और केरल है। और चूंकि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो वहाँ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, तो पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ बेहतर प्रदर्शन करती है तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय होगा, क्योंकि उत्तर भारत से कांग्रेस लगभग साफ हो चुकी है और दक्षिण भारत जो कांग्रेस के पास बचा हुआ था, जिसमें तेलंगाना में उनकी सरकार है, तमिलनाडु में वो गठबंधन में है, केरल में वो अब 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था केरल में। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उत्तर में आप अपने आधार खो चुके हो और जो दक्षिण में आपका आधार बचा था वह भी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे लेकर जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और डीएमके जो सत्ता में उसके लिए तगड़ी चुनौती पेश करेगी। हालांकि परिणाम क्या आता है ये 2026 के चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा अभी समय है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आने वाला तमिलनाडु का चुनाव जो है वो बहुत रोचक होने वाला है। जो अभी तक सिर्फ 2 पार्टियों एआईडीएमके और डीएमके के बीच में बटा होता था, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके को पीछे छोड़कर आगे निकलने की स्थिति में नजर आ रही है। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे शुरू होंगे, अमित शाह का दौरा शुरू होगा, भारतीय जनता पार्टी का संघ जमीनी स्तर पर और ज़्यादा तेजी से काम करना शुरू करेगा। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में तैयारी जो शुरू कर दी है, उसका फायदा 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह किसी और विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।